वेलकम स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम प्रिंसिपल और मोमेंट से रिलेटेड। यहाँ पर स्टेटमेंट है अ मीटर रॉड इज सस्पेंडेड एट इट्स मिडल पॉइंट O एज शोन इन फिगर। द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट B 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O। Find the weight of the block that balances it at point A 25 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O। अब अगर आप देखिए स्टूडेंट्स के फिगर में आपको एक मीटर रॉड शो किया गया है जो कि ऑरेंज कलर का हमने दिखाया है कि ये हमारे पास एक मीटर रॉड है जिसके जरिए हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं। अब इस मीटर रॉड को आपने बैलेंस किया यानी कि मिडिल पॉइंट से आपने इसको बैलेंस किया और मिडिल पॉइंट को हमने O से डिनोट कर दिया है जैसा कि इस फिगर में नजर आ रहा है। और जिस पॉइंट पे हम उसको बैलेंस कर रहे होते हैं वो हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है? पिवट पॉइंट होता है। अब हमने एक ब्लॉक लिया है जिसका वेट जो है स्टूडेंट हमारे पास कितना है? 10 न्यूटन है और उसको हमने सस्पेंड किया है पॉइंट बी पे यानी कि बी पॉइंट पे आपने कितने न्यूटन का? आपने 10 न्यूटन का वेट जो है वो हैंग किया है। और बी पॉइंट पे जो बी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स ओ पॉइंट से वो कितना है? 40 सेंटीमीटर का, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है कि बी पॉइंट से हमारे पास ओ पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है। अब आपने वेट फाइंड आउट करना है W1 जो कि हमारे पास अननोन है, जिसको आप रखेंगे कि हम इस मीटर रॉड को बैलेंस कर सकें, बैलेंस पोजीशन में पड़ा हो और ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओ पॉइंट से वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर का होगा। यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर में आप एक और वेट हैंग करते हैं तो उस वेट की क्या वैल्यू होगी स्टूडेंट्स? न्यूटन में कितना वेट आप हैंग कर सकते हैं जिसकी वजह से ये मीटर रॉड जो है ये बैलेंस पोजीशन में रहे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को हम डाटा की फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं, इंक्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेट दिया गया है हमें W2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है? 10 न्यूटन है स्टूडेंट्स। और W1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कि आप अगर 10 न्यूटन का वेट जो है वो एक तरफ हैंग करते हैं मीटर रॉड के तो दूसरी तरफ आप कितना वेट हैंग कर सकते हैं जिसकी वजह से ये मीटर रॉड जो है ये बैलेंस पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में मेंटेन रह सके। जबकि हमें डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, ओ बी जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ओ बी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना? 40 सेंटीमीटर है और ओ ए डिस्टेंस जो है वो भी हमें गिवन है जो कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले हम कन्वर्जन्स कर लेते हैं। हमारे पास सेंटीमीटर जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास इंटरनेशनल मतलब ऐसा यूनिट नहीं है मीटर लेंथ का, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 1 मीटर जो है वहाँ पर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो हम 40 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास कितना आंसर आता है? 0.040 मीटर्स। ठीक है, और इसी तरह 25 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25 मीटर्स। तो हमने मीटर में कन्वर्जन कर दिया और वेट जैसा कि हमें न्यूटन में गिवन है तो वो हमारे पास ऐसा यूनिट है और W1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ जो मोमेंट्स है वो हमें क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी जो हमारे पास रॉड है या फिर कोई भी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में कब हो सकती है? उसको हम एक पॉइंट पे बैलेंस कब कर सकते हैं? जबकि हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो टॉर्क बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ कोई हैवी वेट जो है वो रख देते हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये मीटर रॉड जो है वो नीचे की तरफ अपनी मूवमेंट करेगा। ठीक है, यानी कि उसमें जो टर्न आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। इसी तरह अगर आप जब आप ये वाली साइड जो है स्टूडेंट्स यानी कि W1 वेट अगर हैवी हो जाए तो ये नीचे की तरफ टर्न करेगा और एज अ रिजल्ट जो होगा W2 वेट जो है वो ऊपर की तरफ टर्न करेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकती है और इसका रिवाइस वर्सा भी हो सकता है। यानी कि इसका ऑपोजिट ये हो सकता है कि अगर आप W2 की जगह कोई बहुत हैवी वेट कर दें तो ये नीचे की तरफ आएगा और एज अ रिजल्ट जो है W1 वो अपनी जो उसमें जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन ये बैलेंस पोजीशन में कब रहेगा? जब हमारे पास जो यानी कि हमारे पास बैलेंस पोजीशन में जो प्रिंसिपल होगा बैलेंस रखने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, वो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर आ जाए। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ठीक है, वो हमारे पास बराबर आ जाए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको भी शो किया है कि हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कौन से हो सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कौन से हो सकते हैं।
तो क्लॉकवाइज मोमेंट अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के बराबर आ जाए तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये रॉड जो है ये अपनी जगह से नहीं हिल पाएगा, यानी कि इसके इधर जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक बैलेंस पोजीशन में पड़ा रहेगा, यानी कि इसमें कोई जो है वो मूवमेंट नहीं होगी। तो अगर हम देखें कि हमने मोमेंट जो है वो पढ़ रखा है, हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर हम देखें तो हमारे पास इस केस में क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिख देती हूँ W2 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म ऑफ W2। ठीक है। अच्छा, अब मोमेंट आर्म ऑफ W2 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मैं दोबारा से फिगर की तरफ वापस आके इस चीज को एक्सप्लेन करूं कि अगर W2 को हम देखते हैं, वेट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स है, क्योंकि हम उसको भी न्यूटन में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वेट हमारे पास फोर्स की एक टाइप है, और उसके बाद जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मतलब कि सेंटर पॉइंट से, वो हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, मोमेंट आर्म कहलाता है। यानी कि इस केस में हमारे पास मोमेंट आर्म ऑफ W2 जो है वो क्या होगा, W2 पॉइंट से लेके हमारे पास जहां हमने W2 हैंग किया है वहां से लेके O पॉइंट तक का डिस्टेंस, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि जो हमारे पास वेक्टर है फोर्स का, उससे जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म कहलाता है, और वो हम OB से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास अगर बराबर हो जाए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, जो कि W1 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म ऑफ W1। ठीक है, और वो हमारे पास इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, OA डिस्टेंस होगा। OA डिस्टेंस जो है वो हमारे पास मोमेंट आर्म होगा W1 का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 90 का एंगल आप देख सकते हैं कि बना रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम सारी इनपुट करेंगे और आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। W2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास OB आ जाएगा, और ये हमारे पास बराबर होगा W1 इंटू OA, और ये यानी कि फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने डिस्टेंस के साथ, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये एक टॉर्क है, या फिर आप इसे मोमेंट भी कह सकते हैं। तो अब W2 मल्टीप्लाई बाय OB इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई बाय OA, और यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं कि हमने W1 की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या आएगा, W1 इज इक्वल टू W2 इंटू OB डिवाइडेड बाय OA। ठीक है, कि यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अब W2 की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 10 न्यूटन है। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे OB के साथ, जो कि हमारे पास 0.40 मीटर्स है, और इसको होल डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 0.25 मीटर्स के साथ। ठीक है, अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास मीटर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर का रिजल्ट आएगा, आंसर जो आएगा वो हमारे पास न्यूटन्स में आ रहा होगा। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है और उसको 0.25 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.40, और इसको हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 0.25 से, तो हमारे पास आंसर आता है 16। ठीक है, तो हमारे पास 16 न्यूटन जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका वेट आ गया, यानी कि W1 का वेट हमारे पास कितना है, 16 न्यूटन। तो अब दोबारा से हम फिगर की तरफ वापस जाते हैं और इसी चीज को देखते हैं कि अगर एक तरफ हम 10 न्यूटन का वेट रखें तो दूसरी तरफ हमें 16 न्यूटन का वेट रखना पड़ेगा, ताकि हम 40 डिस्टेंस और 25 डिस्टेंस पे इस मीटर रॉड को बैलेंस कर सकें।